हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपके साथ फिर आ गए हैं न्यू क्लास के साथ। और जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो 2 क्लासेस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके और आप जाके जो पिछले लेक्चर हो चुके हैं हर एक सब्जेक्ट के उन्हें भी देख लीजिएगा। और आज के सेशन में हम बायोलॉजी के थर्ड लेक्चर मतलब फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे और इसमें हम डिस्कशन ये करेंगे कि गुरु बीजाणु जनन क्या निर्माण कैसे होता है। पिछले में हमने देखा था कि लघु बीजाणु कैसे बना था, कहाँ बना था, फिर उससे कैसे कैसे बने, उसके प्रकार सारी चीजें देखी थी हमने। अब हम देखेंगे इसमें कि आखिर गुरु बीजाणु कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, पूरी प्रोसेस इसमें देखनी है आपको। और देखिए ये लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु दोनों बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कोई ना कोई इसमें से हर एक बार किसी की स्ट्रक्चर ही पूछ देगा, हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और ये आपके 2 फिगर वाले भी होते हैं। तो बायोलॉजी में अगर आपको देखिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चैप्टर में आपको फिगर मिलते हैं। तो अगर फिगर आना तय रहता है, 3 से 4 फिगर आपको छोटे बड़े लेके मिल जाते हैं एग्जाम पेपर में, तो इधर ही से आते हैं। आपको दे दे कि मतलब वहाँ से परागधानियों की संरचना बनाइए, या फिर मतलब इसमें दे दे कि ये अंडाशय की पूरी संरचना बनाइए, कैसे कैसे इसमें पूरी रुड़कोश तक का निर्माण हो रहा है। तो ये इसीलिए आपको एकदम अच्छे से देखना है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये कैसे निर्माण होगा। तो सबसे पहले कि ये स्त्री केसर में तो जो आपको गुरु बीजाणु है वो एक फीमेल वाला पार्ट है। पौधे की जब हम पार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था मेल फीमेल, ये 2 आपके जनन अंग थे और दलपुंज दलपुंज ये आपके सहायक अंग थे। 4 मेन रूप से हमने भाग पढ़े थे। तो स्त्री केसर को हम एक और नाम यहाँ से जयांग भी दे सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे पुष्प में एक ही जयांग उपस्थित होता है और बहुत ऐसे पुष्प हैं कि जिसमें एक से अधिक होता है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी संख्या के आधार पर इन्हें डिफाइन करें तो अगर जयांग में एक ही स्त्री केसर है, एक ही स्त्री केसर है तो इसे बोला जाता है एकांडपी। एक अंडपी। अगर एक से अधिक है, एक से अधिक है तब इसे बोला जाता है बहुअंडपी। बहुअंडपी। अगर इंग्लिश में देखिए तो ये आपकी मोनो कार्पेलरी और इसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। ये होता है आपका इंग्लिश और हिंदी में नेम। एक और चीज होती है कि जब ये जैसे कि बहुअंडपी होते हैं, एक ही पुष्प होगा उसमें कई सारे देखते हैं, तो जब ये ज्वाइंट रूप में रहते हैं तो इन्हें हम सिनकार्पस बोलते हैं। सिनकार्पस। युक्तांडपी बोलते हैं। जैसे कि ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो अगर हिंदी में देखें तो युक्तांडपी और इंग्लिश में अक्सर ही याद रखा जाता है तो ये सिनकार्पस होते हैं। ये तो हमारा सबसे पहले हम उसकी बाहर से देखें कि स्त्री केसर अगर एक है तो उसे हमने एक अंडपी बोला, अगर वो 2 है तो उसे हमने 2 मतलब एक से अधिक है तो उसे हमने बहुअंडपी बोल दिया। और इंग्लिश में मोनोकार्पस तथा मल्टीकार्पस, और जब ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तो उसे सिनकार्पस बोला जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि आखिर जयांग में होता क्या है, क्या इसके भी कई पार्ट हैं? तो यस, इसके भी कई पार्ट है। तो अब हम देखते हैं यहाँ से जयांग किससे किससे मिलके बना है। तो ये बना है आपका मिलके पहला वर्तिकाग्र, जो दूसरा हो गया ये वर्तिका, एंड जो आपके पास तीसरा हो गया ये हो गया अंडाशय।
एक फीमेल वाले पार्ट में इतने भाग होते हैं। अगर हमने देख ली उनकी, सबसे पहले तो उनकी संख्या देख ली, एक है कि एक से अधिक है। अब हम उसको लेके आए को, तो उसमें हमने अलग अलग पार्ट देखा। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टाइल। और जो उसके बाद नली जैसी संरचना होगी उसको हम स्टिग्मा। और एक मिनट, ये आपका होता है स्टिग्मा एंड ये स्टाइल। और जो अंडाशय होता है इसको हम बोलते हैं ओवरी। तो ये 3 पार्ट हो गए। अब थोड़ा सा इसका फिगर भी बना के हम ड्रॉ कर लेते हैं, कभी ऐसे पूछ देता है। तो हम सबसे पहले अगर इसका फिगर बनाएं, ने एक ही अंडाशय को दिखाया हुआ है, मतलब एक ही मादा जनन को दिखाया हुआ है। तो इस तरीके की ये संरचना होती है। नीचे का ये जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है इसको हम पुष्पासन बोलते हैं, पुष्पासन। और ये जो आपकी गोल जैसी बड़ी से बड़ा सा भाग दिख रहा है यही है आपका अंडाशय, अंडाशय। इसी में आपकी पूरी प्रोसेस होती है, इसी में गर्भ बीजाणु का निर्माण होगा। फिर उसके बाद परागकण जब आएंगे वर्तिकाग्र और वर्तिका से होते हुए, तो यहीं पे निषेचन होगा और यहीं से आपके फल की बनने की प्रक्रिया भी होती है। ये जो नली जैसी संरचना ये है आपकी वर्तिका, और ये थोड़ा सा फ्लैट भाग दिख रहा है ये है वर्तिकाग्र। ये हो गया इसके पार्ट। अब हम इन पार्ट में आ जाए तो भाई इन पार्ट में क्या क्या चीजें होती है, मतलब ये क्या करते हैं। तो जो ये वर्तिकाग्र है ना, ये परागकण को ग्रहण करता है, परागकण को ग्रहण करना। जब भी आपको पूछा जाए कि भाई वर्तिकाग्र का क्या कार्य है, तो वर्तिकाग्र इसीलिए थोड़ा सा फैला हुआ रहता है कि मान लीजिए जिस पे कीटों द्वारा या वायु द्वारा कहीं से परागकण आ रहे हैं, तो थोड़ा इसको मतलब संभालना है कि यहाँ पे जल्दी से परागकण आ जाए। फिर उसके बाद वर्तिका का काम क्या होता है कि ये परागकण को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचाती है, अंडाशय तक पहुंचाने का कार्य। और भाई अंडाशय तो मेन जो आपकी सारी मूवी अगर हम एक बात करें तो वो यही होती है। मतलब ये आपके अंडाशय में ही किसका निर्माण होगा, भ्रूण कोश का निर्माण तथा निषेचन, सारी क्रियाएं यहीं पे होंगी। फिर निषेचन के पूर्व क्या क्या चीजें बनेंगी वो सब यहीं पे डिसाइड होगा। तो ये हो गया आपके पास जयांग के भाग और उनके कार्य। अब हम इसके थोड़ा सा अंदर जाएंगे और हम एक लेयर हटाएंगे और अंदर जाके देखेंगे कि आखिर इसमें क्या कौन से भाग दिख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, वही हम इसमें से बनाएंगे कि मतलब लेयर वार निकालेंगे तो आपका कई सारे लेयर आएंगे। फिर उसके बाद बीजांड आएगा, फिर उसके अंदर होगा आपका भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में ही आपके गर्भ बीजाणु जनन का निर्माण होगा। तो अगर हम यहाँ से इसका फिगर ड्रॉ कर लें, इसको हम और डिटेल में वर्णन करते हैं। जब हम इसको और डिटेल्स में बनाते हैं तो इसका फिगर ये हो गया इसके अंदर का फिगर। अब इसमें अगर हम नाम लिख लें तो ये आपके जो बाह्य सबसे ये बाह्य परत है, बाह्य आवरण।
और ये हो गई आपकी अंतः आवरण, अंतः आवरण। और ये हो गया आपका भाग जो है हाइलम, और ये हो गया आपका बीजांडकाय, बीजांडकाय। और ये बीच में जो गोल सी संरचना यही आपका है भ्रूण कोश। और इस नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं निभाग। कहीं आपको निभाग देखने को मिल सकता है तो कहीं भी इसी को कैलाजा बोला जाता है। और ये है आपका यहाँ से ये जो शीर्ष दिख रहा है बीजांड शीर्ष, बीजांड शीर्ष हो गया। और ये बीजांड शीर्ष हो गया मतलब, और ये जो ओपन हो रहा है ये पूरा जो भाग है इसको हम बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड द्वार। ये हो गया आपका, ये हो गई इस अंडाशय के अंतर्गत की संरचना। और अब हम इसके आगे बनाएंगे जब हम केवल इतने वाली संरचना को बनाएंगे और फिर उसमें डिसाइड करेंगे। तो भाई इसमें सबसे पहले हम देखिए जो बाह्य आवरण है तथा अंतः आवरण है ये सुरक्षा का प्रदान करती है, संरक्षक का कार्य करती हैं। फिर उसके बाद जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय मतलब यही आपके भ्रूण कोश को क्या देता है, पोषण देता है। यहाँ पे मतलब पोषण बहुत सारी चीजें होती हैं। और देख रहे हैं जो बीजांडकाय पूरा इसको घेरे रखता है, और यहाँ पे घेरे रखता है इसीलिए यहाँ पे घेर के ये मतलब भ्रूण कोश को पोषण देता रहता है ताकि ये वृद्धि करे, विकसित हो, और विकसित करके गुरु बीजाणु जनन का क्या करे, निर्माण करे। तो और भ्रूण कोश में गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब ये हाइलम वर्ड एक बहुत ही मतलब कई बार छोटे से क्वेश्चन में जो आपके 1 मार्क्स के आते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछ देता है कि हाइलम के क्या वर्क है। तो भाई हाइलम का ये वर्क होता है कि ये बीजांड को बीजांड वृत्त से जोड़ने का जो भाग होता है ना उसी को हाइलम बोलते हैं। और अक्सर हम कई सारे अपने बॉडी पार्ट में देख लें या हम प्लांट के कोई बॉडी पार्ट में देख लें तो यही होता है कि हाइलम का मतलब होता है या हाइलस का मतलब होता है कि ये दो चीजों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये आपको किसको किसको कनेक्ट कर रहा है हाइलम, अगर हम इसका देखें तो बीजांड वृत्त तथा बीजांड, इन दोनों को जो जुड़ने का स्थान होता है उसे को हम हाइलम बोलते हैं। और बीजांड शीर्ष से क्या है तो ये मतलब दिख रहा है कि, और बीजांड शीर्ष के नीचे का ये जो आधारी भाग होता है वो निभाग होता है। तो निभाग का कार्य होता है कि ये क्या करे, पूरे हमारे इस बीजांड की संरचना को आपका आधार प्रदान करे। और ये आपका शीर्ष हो गया। और देखिए ये सारी आवरण, ये जो बाह्य आवरण है, अंतः आवरण है, ये घेर के रखी है हमारे बीजांडकाय के, और ये बहुत ही मजबूत होती है। तो ये इधर उधर से कहीं से भी तो हमारा यहाँ से प्रवेश थोड़ी कर जाएगा। तो यही सर से जो भी बीजांड आता है ये सर से क्या करते हैं, इनका आना जाना मतलब बीजांड द्वार होता है। देखिए यहाँ पे हैं जो ये आवरण अनुपस्थित है, छोटे से भाग में ये अनुपस्थित होते हैं। तो ये हो गया आपका फिगर। ये वाला फिगर भी कभी पूछा जाता है, बीजांड की संरचना बनाए, ये वाला भी पूछा जाता है, तो ये आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर इनमें कैसे किस तरीके से गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अगर आपसे बनने तो नहीं तो फिर अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाते हैं, हर क्लास के नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बस आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। तो अगेन आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उसके बाद हम आगे गुरु बीजाणु जनन कैसे हो रहा है उसकी प्रक्रिया को देखते हैं। तो अब हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो चुका हो गया। अब अगर कोई डाउट रहा तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। लेकिन आई होप हमने पूरी तरीके से कोशिश किया कि कोई भी डाउट नहीं हो, हर एक छोटी से छोटी टॉपिक को डिफाइन किया। कि सबसे पहले देखा कि अगर हम एक पोस्ट लेके आए तो उसमें हम देखेंगे कि एक जयांग है कि एक से अधिक है, तो एक था तो उसे एकांडपी बोला, दो और एक से अधिक था तो उसे मल्टी कैपिलरी यानी
बहुअंडपी बोला। फिर उसके बाद उसको हमने एक को लिया और देखा कि इसमें कितने पार्ट हैं, तो 3 पार्ट मिले। फिर इन तीनों पार्ट के क्या क्या कार्य होते हैं, उन कार्य को देख लिया। फिर उसके बाद अंडाशय में जो आपका बीजांड होता है, यहाँ से लिखा जाता है ना बीजांड तथा भ्रूणकोश, तो उसमें उसकी संरचना कैसी होती है, तो उसकी संरचना को भी देख लिया। अब उसी भ्रूणकोश में आपका होगा गुरु बीजाणु जनन का निर्माण, तो उसे हम देखते हैं। तो अगर आपको डिफिनेशन देनी हो कि आखिर हम गुरु बीजाणु को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप एकदम सिंपल सी एक लाइन में लिख सकते हो इसकी डिफिनेशन कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु निर्माण के प्रक्रम को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो कभी भी वन लाइन में क्वेश्चन पूछे कि डिफाइन कीजिए कि आपका गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो एक लाइन की डिफिनेशन हम दे सकते हैं। लेकिन अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि आखिर कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास आती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, और पूछा जाता है ना कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका या मेगास्पोरोजेनेसिस जो होते हैं, मेगास्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मेगास्पोर जो होते हैं, तो यहाँ पे ये होते हैं द्विगुणित, यानी 2n द्विगुणित। तो जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि आपकी जो मातृ कोशिका थी वो भी द्विगुणित थी, परागकण वाले में बन रहा था, तो और यहाँ पे भी ये द्विगुणित है। तो भाई जब द्विगुणित है और यहाँ से अब बनाना है आपको मादा युग्मोद्भिद, मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करना है। तो अब यहाँ से जैसे कि युग्मक गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो वो हमेशा आपके अगुणित होते हैं। तो अगुणित कैसे होंगे, जबकि यहाँ से आपके जो प्रोसेस हो वो शुरू हो अर्धसूत्री विभाजन। तो आपके पास यहाँ पे होता है मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम बोलते हैं मियोसिस इंग्लिश में। जब इसमें अर्धसूत्र विभाजन होता है तो आपके पास जो मादा युग्मोद्भिद प्राप्त होते हैं, मतलब 4 मादा युग्मोद्भिद प्राप्त होते हैं। जैसे कि ये N N N N, ये आपके 4 युग्मोद्भिद प्राप्त हो गए। और मैक्सिमम अगर हम आवृतबीजी पौधों में देखें, पुष्पों में देखें, तो आपका एक ही क्या होता है, कार्यशील होता है, कार्यशील गुरु बीजाणु। और बाकी के जो ये 3 होते हैं ये निष्क्रिय हो जाते हैं। ये क्या हो गया आपके पास, निष्क्रिय हो गए, वो फिर खत्म हो जाएंगे। अब यही जो कार्यशील बीजाणु है, अब ये जाके आगे समसूत्र विभाजन कर करके आपके पूरे भ्रूणकोश का क्या करता है, निर्माण करता है। और उसमें आपके पास लास्ट में कितने सेल होंगे, कितने, मतलब पूरी व्यवस्था अच्छे से कर देता है और वो तैयार हो जाता है, आपका पूरा परागकण आएगा उससे निषेचन करने के लिए, पूरी रूप से विकसित करता है। तो यही आपके जो कार्यशील गुरु बीजाणु है, आगे जाके ये विकसित होके यहाँ से विकसित होकर किसका निर्माण करेंगे, भ्रूणकोश का। और फिर ये भ्रूणकोश बनेंगे। फिर आगे जब यहाँ से निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो फिर वहां से आगे
प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब आपके कोई भ्रूण बनाएगा तो भी कोई भ्रूण कोश बनाएगा, तो इस तरीके से कोश बनाएगा, तो इस तरीके की पूरी संरचना बनती चली जाती है। तो ये था तो हमारा मतलब आपका अभी यहाँ से हमने देखा है अर्धसूत्री विभाजन। अब इसके बाद ये जो कार्यशील बीजाणु है यही आगे जाके एकदम जैसे कि कहा जाता है ना कि अगर हम मतलब एक चिंगारी आ गई, अब चिंगारी से आग बढ़ती चली जाएगी, वही यहाँ पे भी होने वाला है। अब हमें कार्यशील बीजाणु मिल चुका है, अब ये आगे जाके आगे विभाजन करके हमारे पूरे भ्रूणकोश का निर्माण कर देगा। भाई ये एकदम तैयार था करने के लिए, बस इसे कोई चाहिए होता है मतलब हाँ कि कोई इसको पुश कर दे, तो ये आ गया यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन किया एक सेल ने, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने, और जैसे ये पुशअप हुआ एक कार्यशील बीजाणु मिल गया, बाकी के तो निकल गए भाई, उनका कोई काम ही नहीं है। अक्सर करके प्लांट में यही होता है, तो पूछा भी जाता है कि जो आपके 4 युग्मोद्भिद बनते हैं उसमें से कार्यशील कितने होते हैं, तो 1 होते हैं, और जो निष्क्रिय की संख्या है वो 3 है। अब इसके बाद हम इसको रफ करते हैं और उसके बाद हम पूरी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा ये निर्माण होता है और कैसे कैसे हमारा भ्रूण एक परिपक्व भ्रूणकोश बनता है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उसके बाद हम आगे की देखते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या है। अब हम आ जाते हैं अपने भ्रूणकोश के निर्माण पे। तो सबसे पहले इसमें हम आएंगे, लिख सकते हैं यहाँ से कार्यशील गुरु बीजाणु। तो अगर लाइन में लिखे तो सबसे पहले जो कार्यशील गुरु बीजाणु होता है इसमें होता है आपके पास फर्स्ट माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, तो भाई समसूत्री विभाजन ये होता है कि जितनी कोशिका है उतनी ही कोशिका रहेंगी, उसकी आधी नहीं होंगी। और अर्धसूत्री विभाजन में होता है कि वो जितनी कोशिका उसकी आधी हो गई। तो भाई ये पहले से 2n की आबादी हो चुकी है, अब उससे आधा तो हम नहीं कर सकते, अगर उससे आधा कर देंगे तो फिर क्या ही होगा। तो यानी यहाँ से जब फर्स्ट आपकी माइटोसिस होती तो ये आपकी कोशिका n थी, तो यहाँ से आपके पास 2n बन जाते, एक n और ये दूसरी n। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी होती है एक और, यानी यहाँ से सेकेंड माइटोसिस, और यहाँ से ये 2 के बदले हो जाते हैं 1 2 3 4, और फिर यहाँ से आपकी होती है थर्ड वाली, फिर इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 सेल के मतलब 8 न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, इसमें 8 कोशिकाएं तथा मतलब ऐसे तो अभी हम देखें तो 8 सेल और 8 केंद्रक है। लेकिन जब ये 8 के मतलब क्या 2 ही से होते हैं ना, तब इनकी मतलब ये होती है कि एक ही जगह नहीं रहेंगे, ये अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो अब उन डायरेक्शन को देखते हैं हम कैसे ये फिगर में जाते हैं। तो सबसे पहले अब इसी का हमें फिगर ड्रॉ करना है। देखिए हम इसका ड्रॉ करते हैं। इसमें थी सबसे पहले एक गुरु बीजाणु कोशिका, और जो ये वाली है इसे हम बोलते हैं बीजांडकाय। बीजांडकाय, भाई ये बीजांडकाय नहीं रहेंगे तो इन्हें पोषण कौन देगा ये प्रोसेस होने के लिए, तो बीजांडकाय होते ही हैं। और इसमें ये है आपकी एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब इसके बाद यहाँ से फिर वही हुआ ये आग्नेयतम की फर्स्ट माइटोसिस, यानी फर्स्ट आपका समसूत्री विभाजन हुआ। तो इसमें अभी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा आपका, ये बीच में आपका हो गया भ्रूणकोश,
और इसके साइड साइड उपस्थित हैं आपके डिजाइन कारक। अब ये हुआ तो जो एक थी यहां से ये बन जाती हैं दो भागों में ये बट गई, यानी यहाँ पे जो सेल है आपकी 2 हो गई। अब ये होगा 2 से 4। तो अब यहां से अगर हम अगली प्रोसेस लें तो अब यहां से थोड़ी सी अलग हो जाएगी। जब ये 2 हो जाती है ना, फिर इसके बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, एक ऊपर तथा एक नीचे चली जाती है, मतलब अलग अलग पोल पे चले जाते हैं ये। तो अब यहां से जब हम संरचना बनाते हैं इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या करता है कि एक सेल आपकी यहां चली गई और एक सेल यहाँ आ जाती है, तो ये यहीं से समसूत्र विभाजन करके इसको डुप्लीकेट कर लेती है और ये इसको डुप्लीकेट कर लेती है, यानी आपके पास 4 यहाँ पे फिर से मतलब ये समसूत्र विभाजन करके यानी यहाँ से आपकी सेकेंड माइटोसिस हुई है, यानी यहाँ से फिर आपके पास 7 केंद्रक और 4 केंद्रक तथा 4 सेल हो गए हैं अलग अलग। अब यहाँ से फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है ये इस तरीके से अव्यवस्थित हो जाते हैं आपके पास। जब ये 8 होते हैं ना इनकी संख्या, जब ये 2 से मान लीजिए ये 2 आगे ये 2 आगे, तो इसमें और व्यवस्थित हो जाते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, 8 हो गए ना आपके पास। तो ये जो आपका पोडल है अभी, इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये जो नीचे वाला भाग है इसको अभी हम बोले प्रतिवेशांत कोशिकाएं। ये जो तीनों हैं इनको हम प्रतिवेशांत बोल रहे हैं, और ये जो है ये ध्रुवी भाग है, तो इसे हम केंद्रीय कोशिका बोल सकते हैं या ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। और इसमें है तो इसमें से आपके पास जो दो होंगी वो होगी सहायक कोशिका एंड एक इसी में से होता है अंड। ये इस तरीके से हो जाते हैं आपके पास उपस्थित। अब इसमें क्या होता है आगे, तो आगे अब इसमें ये जो आपकी 6 कोशिका है ना, ये 3 और ये 3, ये इसके क्या करते हैं, यहाँ से इसके लेयर का काम करेंगी, मतलब एक मेम्ब्रेन्स बनाएंगी ताकि आपके जो भ्रूणकोश है ना और अच्छे से क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाए। तो अब अगला जो स्ट्रक्चर आता है यहाँ से आपका आगे ये पूरे अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। ये हो गया आपके पास, और ये बीच में 2 इस तरीके से आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लेयर का निर्माण हो गया, ये आपकी बाहर क्या बन गई है, मेम्ब्रेन बन गई है। अगेन ये जो आपके ऊपर के हैं
इसे हम प्रतिबेशांत बोल रहे हैं, प्रतिबेशांत कोशिका, या तो हिंदी इंग्लिश में बोले तो एंटीपोडल। और ये आपके हैं, ये जो भाग है इसको हम ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं, ध्रुवीय कोशिका। और इसमें ये जो है ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक है। अब ये नीचे की जो है ये आपका ये प्रतिबिशांत हो गया, तो ये चलाजल वाला भाग होगा। तो इसमें दो होती हैं सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका, और एक है यही आपका अंड कोशिका, जो कि आगे यही आपका निषेचन करेगी और भ्रूण का निर्माण करेगी, और फिर भ्रूण विकसित होकर आपका फल सभी चीजों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ये आपकी लास्ट मतलब बीजांड भ्रूण कोश की संरचना होती है। अब ये पूरे परिपक्व, इसमें वृद्धि तो होती रहेगी और परिपक्व हो जाएगा। तो यहाँ से अब ये तैयार होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन के लिए। अब इसमें देखिए ये जो आपके पास लिखा जाए ना कि यहाँ पे कितनी सेल है, तो यहाँ पे सेल की संख्या लिखें तो 7 कोशिका एंड 8 केंद्रक हैं इस स्ट्रक्चर में। अभी क्या हो गया, ये परमाणु पे पानी फिर गया। अभी हम 8 कोशिका करते आ रहे थे, अभी एक कम कर दिया हमने। ये क्या भाई, इसमें अब हमने ये क्या कर दिया, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो ध्रुवी होती है ना, ये ज्वाइंट हो जाती है जाके। केंद्रक तो अलग अलग होते हैं लेकिन कोशिका एक हो जाती है। तो वही यहाँ पे एक संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 3 ऊपर 3 नीचे और 1 हम बीच में काउंट करते हैं। तो इस लाइन को आप अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि बहुत बार यहाँ से डायरेक्ट MCQ पूछा गया है कि जो भ्रूण में कोशिकाओं तथा केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। अब इसमें से आगे निषेचन जब हम करेंगे तब बताएंगे कौन क्या बनाएगा। तो भाई एक कोशिका को तो निकाल दो, वो आपके भ्रूण बनाने करने वाला है। तो इसमें से आपकी जो 6 कोशिका होती हैं, भित्ति का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। और मतलब जब भित्ति का निर्माण होगा तो यहाँ से मतलब संरक्षण होगा तथा पोषण मिलेगा। भाई बिना पोषण के कोई क्रिया तो होने वाली नहीं है। हमें भी क्या है, वैसा थोड़ी है कि अगर बोल दिया जाए कि बिना खाए पिए पढ़ते रहो तो फिर हो चुका। भाई खा पी के सारी सुविधाओं में नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं काम किया जा रहा है, तो अब ऐसे बोल दिया कि नहीं बिना सब कुछ किए पढ़ो तो इम्पॉसिबल ही है आजकल। लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब मेहनती हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत कठिन परिस्थितियों से लड़के वो पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आप भी कुछ ऐसा मोटिवेशन देखते रहिए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि पढ़ाई में का मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा अपने परिवार, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोच लीजिए, फिर खुद मोटिवेशन आ जाएगा। और एक चीज़ है कि कोई भी बाहरी मोटिवेशन आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकता जबकि आपका इंटरनल मोटिवेशन ना जागे। जिस दिन आपके अंतर्गत इंटरनल मोटिवेशन आ गया ना, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। जब भी आपका ये जो शैतान मन है ना कहेगा कि चल रहने दे, क्या ही रोज रोज पढ़ना, छुट्टी कर लेंगे तो क्या ही चला जाएगा, तब आपको वो इंटरनल मोटिवेशन कहेगा नहीं। तो दिमाग की ना मतलब ये अपने शैतानी दिमाग का जो बन रहा है पुला, इसे ना पकड़ने दे। तो मेहनत कर और पढ़ाई कर, फिर और आप पढ़ाई करते रहोगे। तो अब ये देखिए ये जैसा वर्क कर रहा है वैसे सभी को वर्क करना ही है। अब इसमें ये जो होता है कि आखिर हम इसे सहायक कोशिका क्यों बोलते हैं, तो भाई कुछ तो सहायता करती होगी। तो यहाँ से जब पराग नली से आपके पास परागकण आएंगे तो पराग नली को ये क्या करते, दिशा निर्देशित करती है। ये आपकी पराग नली को दिशा निर्देशित करती है। अब ये दिशा निर्देशित का मतलब क्या है भाई, सिंपल सा बोले तो भाई परागकण को आने के लिए ये क्या करेगी, परागकण को लेके आएगी और अंडे समुच्चय को देगी भाई तू एक निषेचन कर, और दूसरे वालों को भेजती है ध्रुवीय केंद्र के साथ। फिर यहाँ पे आगे भाई हम पढ़ेंगे कि दोहरा निषेचन क्या होता है, त्रिशन लैन क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक हम आगे के पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम जो पूरी प्रक्रिया पढ़े वो
निषेचन से पूर्व पढ़ना है। तो हमारे 2 टॉपिक हो गए, बस एक और बचा है पॉलिनेशंस, जिसको हम पॉलिनेशंस के टाइप्स पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम निषेचन पक्ष अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम अपने चैप्टर का एंड करते रहेंगे। तो आज के सेशंस में इतना ही। हमने पूरे अच्छे तरीके से एक छोटे से छोटे टॉपिक को फिगर से शॉर्ट नोट में समझ लिया। तो आई होप अब आपको कोई भी दिक्कत ना हो इस चैप्टर में कि गुरु बीजाणु के निर्माण में कोई दिक्कत होगी। तो भाई सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो गुरु बीजाणु पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक फ्लावर के पास गए जो कि आपका आवृतबीजी फ्लावर था, और उस फ्लावर में हम देखें फीमेल तथा मेल दोनों एक ही में है। जैसे गुड़हल का फूल ले लेते हैं, तो जब उसमें हमें गुरु बीजाणु देखना था तो हम सबसे पहले उसमें देखे कि हाँ इसकी संख्या कितनी है। तो भाई देखिए 1 है तो हमने एक अंडपी बोल दिया, 1 से अधिक अगर होती तो हमने उसे बहुअंडपी बोल दिया। ठीक है, उसको देख लिया। फिर अब उसको हम निकालेंगे, देखेंगे कि हाँ इसकी पूरी संरचना एक जैसे तो है नहीं, ऊपर कुछ अलग है, नीचे कुछ अलग है, बीच में कुछ अलग है, तो इनका अलग अलग नाम होगा। तो उसको नाम दे दिया गया स्टाइल स्टिग्मा ओवरी दे दिया गया। अब ओवरी ही पूरे आपका क्या हम बोल सकते हैं, जैसे कि मूवी देखने के लिए अब हम डायरेक्ट थोड़ी पहुंच जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, ऑटो ये सब लेते हुए जाते हैं, फिर सिनेमा हॉल तक पहुंचते हैं और वहीं पे सारी प्रक्रिया शुरू होती है। तो सेम कंडीशन वही है यहाँ पे कि आपका पूरे ओवरी में ही सारी चीजों का निर्माण होगा। तो फिर ओवरी में ही ये जो सारी हमने पढ़ी है झंझट इधर से उधर, ये आपकी ओवरी में ही संपन्न होती है। तो ओवरी के सबसे पहले हम बीजांड का एक संरचना देखते हैं। तो उसमें आपके पास बाहर 2 आवरण पाए जाते हैं, बाह्य तथा अंतः। फिर उसके बाद बीजांड काय पाया जाता, फिर उसके अंतर्गत भ्रूणकोश पाया जा रहा था, और नीचे के जो आधार उसको प्रदान कर रहा था वो चलाजल था जिसे निभाग बोलते हैं, और ऊपर थोड़ा सा भाग आवरण से खुला हुआ था जिसे हम बीजांड द्वार बोलते हैं। फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम भ्रूणकोश में चले आए। तो उसमें एक होगी आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि आगे गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी, और इसी प्रक्रम को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो सबसे पहले आपका हमने श्रमसूत्र विभाजन करके 4 कोशिका बनाया। तो 4 में से एक ही कार्यशील रहा, 3 निकम में निकल गया और वो चले गए। जैसे होते ना बहुत सारे मतलब होते हैं कि जैसे कि पहले कहानियां होती थी कि एक सेट के या किसी भी एक उनके 4 बच्चे थे, तो एक ही था कि उनका सेवा पानी और सारे उनके बिजनेस कार्यभार को संभाल सकता था, बाकी के 3 तो इधर उधर अपने गप्पे लगाते थे। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। तो एक ही आपका कार्यशील रहा, फिर उसी को हमने लिया और उसको लेके समसूत्र विभाजन करके उस 1 से हमने 8 बना दिया, और ये 8 बना के अलग अलग तरीके से स्टेबल हो गए। अब ये अपना विकसित करेंगे, मेचुरेट होते रहेंगे, और जब ये हो जाएंगे फिर यहाँ से जब इनके पास आ जाएगा परागकण, फिर उससे निषेचन करके आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो आगे की प्रोसेस हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको ये सेशंस अच्छा लगा हो और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया हो। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार और सपोर्ट अपनी इस फैमिली को बनाए रखें। ये हमारी और आपकी क्या है, एक फैमिली है, और यहाँ पे देखिए कोई भी मतलब कॉस्ट नहीं जाता, बस आपको सारे सेशंस हम यही कोशिश करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी बेस्ट एजुकेशन बिल्कुल फ्री में दिया जाए। तो अगर आपको पढ़ना है और आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कोचिंग ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उन्हें अगर शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो सके और शायद वो आपका भी शुक्रिया अदा कर सके। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। और इसी के साथ इस सेशंस का करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो अगेन थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में आना ना भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बेस्ट टॉपिक हम पॉलिनेशन देखने वाले हैं। और पॉलिनेशन क्लास 12th ही क्या, आगे के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आता है। पॉलिनेशन से अगर हम कोई नीट का एग्जाम दे तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए उस टॉपिक को मिस ना कीजिएगा। तो अगेन आना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद साथियों।